हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया चैप्टर अपना, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए, अब तक जो हम लोग डिस्कस करते चले आ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा मोशन इन 1 डायमेंशन, वेक्टर एनालिसिस, मोशन इन 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल भी पढ़ा, प्लेन भी पढ़ा। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमने पढ़ी थी फिजिक्स की उस ब्रांच में जिसको हम लोगों ने नाम दिया था काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स का दूसरा नाम कह सकते हैं हम, तो दूसरा नाम इसका क्या है, रेस्ट और मोशन। मीन्स हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा वो सिर्फ ये चीज़ें पढ़ी कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, रेस्ट कैसे है, मोशन कैसे है, एक्सेलरेशन क्या है, टाइम के साथ चेंज क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में, टाइम के साथ पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, वगैरह वगैरह। यानी एक्सेलरेटेड मोशन हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने नॉन एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल पढ़ा, हम लोगों ने वेक्टर पढ़े। ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी रेस्ट एंड मोशन में। लेकिन हमने क्या नहीं पढ़ा, उस चीज़ को ध्यान दीजिए, हमने नहीं पढ़ा इसका कॉज। मीन्स रेस्ट किस कारण से है, मोशन किस कारण से है, हमने उसका कॉज नहीं पढ़ा है अब तक। तो आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम लोग स्टडी ऑफ कॉज करेंगे कि आखिर मोशन का कॉज क्या है, मोशन किस कारण से है। तो मोशन का जो कारण होता है, कॉज होता है, वो क्या होता है, फोर्स। तो जो ये यूनिट है हमारी, ये कहीं ना कहीं फोर्स के इर्द गिर्द घूमेगी। कहीं हम फोर्स कैसे लगाएंगे, कहीं कैसे लगाएंगे, फोर्स क्या है ये पढ़ेंगे, फोर्स कैसे लगता है ये पढ़ेंगे, कितने तरह के फोर्स लगते हैं और मोशन को कैसे कैसे वो कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फोर्स होता क्या है, व्हाट इज फोर्स। क्या है फोर्स, हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे इसी चीज़ को डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स है क्या। उसको समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट लिया मैंने कि अगर एक बॉडी है और उस बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया, मान लीजिए कोई बॉडी है, बॉडी यहाँ पर रखी है, मैंने उसको फोर्स लगा के यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ तक कर दिया। क्या किया, इस जगह से डिस्प्लेस करके यहाँ तक ले आया। जब मैंने डिस्प्लेसमेंट किया तो ये उस पर एक फोर्स लगाया, पीछे से पुश किया। तो पुश करने के बाद क्या चीज़ चेंज हुई, उसकी चेंज हुई पोजीशन। हमने क्या चीज़ चेंज की, पोजीशन। या मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, मैंने उस पर फोर्स लगा के उसको ऐसे कर दिया। अब क्या किया, यहाँ से उसकी पोजीशन के साथ साथ क्या चेंज करी, डायरेक्शन। तो फोर्स क्या है, वो पुश है या पुल है। हमने पुश किया, या उसे खींच सकते हैं पुल। हम उसे खींचेंगे या पुश करेंगे। तो पहली कंडीशन मैंने ली कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने यहाँ से एक पुश किया। जब मैंने ये पुश किया, फोर्स लगाया, तो अपनी इस पोजीशन से ये बॉडी यहाँ आ गई। इसके अंदर चेंज आया, किस चीज़ में चेंज आया, पोजीशन में। पोजीशन में चेंज आया, किसके कारण से आया, पुश के कारण से। तो एनी पुश या पुल, फोर्स क्या है, या तो पुश है या पुल है। किसी चीज़ को खींच भी सकते हैं, हम उसे पुश भी कर सकते हैं। एनी पुश और पुल ड्यू टू विच पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज, जिसके कारण बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है या बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है या स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट चेंज का मतलब वो रेस्ट पे थी तो मोशन में आ गई, मोशन पे थी तो रेस्ट पे आ गई।
हम दौड़ लगा रहे हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ लगाते 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 सडनली ब्रेक लगे, ब्रेक लगते के साथ, ब्रेक मीन्स हमने अपने आप को रोका, रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ा। हमारी स्टेट चेंज कैसे हुई? मोशन की स्टेट को चेंज कर दिया, रेस्ट की स्टेट में आ गए, ये स्टेट चेंज हो गई। फोर्स लगाया, डायरेक्शन चेंज हो गई, फोर्स लगाया, पोजीशन चेंज हो गई, फोर्स लगाया, कन्फिग्रेशन चेंज हो गई। कन्फिग्रेशन चेंज मीन्स मैंने एक रबड़ लिया, उसे खींचा, लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई मीन्स कन्फिग्रेशन चेंज हो गई। ये सभी क्या है? ये फोर्स है। और फोर्स क्या है? फोर्स इज एनी टाइप ऑफ पुश और पुल ड्यू टू विच चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन या चेंज इन डायरेक्शन टेक्स प्लेस, जिसके कारण किसी की सिचुएशन में इस तरह के चेंज आते हैं, वो कहलाता है फोर्स। अभी फोर्स के लिए हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ये डिपेंड करता है कई सारी चीज़ों पे। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था फोर्स पे, और फोर्स के साथ साथ मोमेंटम पे और एक इनर्शिया पे। तो सबसे पहले फोर्स हमने पढ़ा, हमने सीखा कि फोर्स है क्या। मैंने बताया कोई पुश किया या पुल किया जिससे बॉडी में की पोजीशन में चेंज आ गया, बॉडी की सिचुएशन में चेंज आ गया, बॉडी की डायरेक्शन में चेंज आ गया। अब बॉडी, अगर मैं बात करूं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे, तो हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे हैं बॉडी पढ़ रहे हैं कि पॉइंट मास बॉडी पढ़ रहे हैं। फिजिक्स की लॉज को इजीली डिफाइन करने के लिए, इजीली अप्लाई करने के लिए जो बॉडी कंसीडर करते हैं, हम लोग करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट को, यानी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट को। तो क्या होता है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट? एक बार ध्यान से सुनो, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं जब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या है। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिसका अपना साइज उसके द्वारा चली गई दूरी के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा हो। वैसे तो देखने में मैं बहुत लंबा चौड़ा इंसान हूँ, ठीक ठाक हूँ, चौड़ा ज़्यादा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से निकला और यहाँ से निकल के मैंने बावल तक की डिस्टेंस ट्रेवल की, अप्रोक्स 17 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, मेरा साइज 17 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है चिन्नू सा। जब इतना सा साइज होगा किसके रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस कवर्ड के रेस्पेक्ट में, देन दैट बॉडी मीन्स मैं एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहलाऊंगा। मीन्स पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इज अ ऑब्जेक्ट whose size is smaller than the size moved by that object. Means if covered distance by an object is much greater than the size of object, उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट को कहेंगे हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को कहेंगे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ये जो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हुआ, दिस पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इज बेसिकली हैव जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन मीन्स इसके साइज की डायमेंशन बहुत कम होती है। कंसिडर्ड या इट हैज जीरो डायमेंशन। तो ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मैथमेटिकली किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजी बनाने के लिए, ईजीएस्ट वे में समझने के लिए हमने इसको कंसिडर किया। मीन्स टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम वी टेक this point mass object
to simplify the problems. मीन्स फिजिक्स में प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेते हैं जिसका नाम हम क्या देते हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं जो कि न्यूटन की जो लॉज हैं, न्यूटन की लॉज आपने पढ़ी थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 3 लॉज आपने 9th क्लास में पढ़ी, जिनमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड थी लॉ ऑफ मोमेंटम और तीसरी थी एक्शन रिएक्शन लॉ। तो जब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, तो सबसे पहली चीज़ आती है फोर्स और इनर्शिया और मोमेंटम। फोर्स का एक जनरल आइडिया मैंने लिया, बाकी आइडिया आगे पढ़ेंगे जब उसका कॉन्सेप्ट लेंगे, लेकिन सबसे पहली लॉ है हमारी लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम माइंड में लेके चलेंगे या समझेंगे या डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, इनर्शिया का। तो इनर्शिया क्या है, चलिए बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया, इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं बेटा जड़त्व। हालांकि इसका मीनिंग से आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसके मीनिंग से इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनर्शिया का मीनिंग है जड़त्व। और इनर्शिया है क्या, इनर्शिया कोई क्वांटिटी है या इनर्शिया कोई प्रॉपर्टी है, इनर्शिया है क्या, या इनर्शिया आया कहाँ से। तो बेसिकली अगर डिस्कस करूं तो इनर्शिया एक तरह से प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कैसी है, प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो अपनी चीज़ को होल्ड करने की प्रॉपर्टी करती है। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहेगा। इनर्शिया इज लाइक दिस। जैसे इनर्शिया, इसका हिंदी मीनिंग होता है जड़त्व। जड़त्व, मैं इसमें तत्व हटा देता हूं, जड़ ले ले रहा हूं, मीन्स रूट्स। इसका मतलब क्या है, रूट्स। और रूट्स का मतलब होता है किसी काम, क्या होता है रूट्स का, एक काम तो बायो वालों से पूछा है तो वो कहेंगे जी पानी पे हमने जब पौधों को पानी देते हैं तो रूट्स उस वाटर को ऊपर तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है जी, करती है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग ले रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि रूट्स का काम होता है किसी चीज़ को होल्ड करना। जितनी ज़्यादा अच्छी रूट्स होंगी वो उतनी ही ज़्यादा मजबूती के साथ होल्ड होगा, यानी रह सकेगा। तो इसका मतलब रूट्स का काम क्या है, अपनी सिचुएशन में बनाए रखना, अपनी कंडीशन में बनाए रखना, उसमें चेंज ना आने देना, अपनी फिक्स पोजीशन को मेंटेन करना। इनर्शिया इज लाइक दिस। इनर्शिया भी इसी टाइप की प्रॉपर्टी है। क्या है इनर्शिया, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसको हम कहेंगे प्रॉपर्टी है ये। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज। किस टाइप की प्रॉपर्टी है बेटा ये, by virtue of which they cannot change their state of rest or motion. Property of all body by virtue of which they can not change its state of rest और मोशन। मीन्स ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट को या मोशन की स्टेट को कभी भी चेंज नहीं कर सकती है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो अपनी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन रखती है, और अगर बॉडी मोशन में है तो वो अपनी मोशन की स्टेट को मेंटेन रखती है। मैंने अभी बात की थी कि इट इज़ नॉट ए क्वांटिटी, तो साफ बात है इट इज़ नॉट ए क्वांटिटी। ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, और किसके कारण है, ड्यू टू
मास। ये वो प्रॉपर्टी है जो मास के कारण है, मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। मीन्स इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच कोई भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण बॉडी अपनी कहाँ पर है, स्टेट ऑफ रेस्ट पर है तो रेस्ट पर है, स्टेट ऑफ मोशन में तो मोशन की स्टेट को होल्ड करे हुए हैं। क्यों होल्ड करे हुए हैं? क्योंकि उसमें मास है और ये मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो इनर्शिया वो क्वांटिटी है जो मास पर डिपेंड करती है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी की यूनिट होती है, प्रॉपर्टी की यूनिट नहीं होती। इट इज़ ए यूनिटलेस प्रॉपर्टी, डायमेंशन नहीं होती। अब देखिए अगर मेरे पास दो बॉडी हैं और दोनों बॉडीज में से एक बॉडी रेस्ट पर है और दूसरी मोशन में है, एक बॉडी रेस्ट पर है और दूसरी मोशन में है, एक यहाँ रुकी हुई है दूसरी लगातार चल रही है, दोनों का मोशन मास सेम है, तो जो इसका इनर्शिया होगा वो दोनों पर सेम होगा। मीन्स इफ टू बॉडीज of same mass m, दो बॉडी हैं दोनों का मास है m, a moves with velocity v, जबकि b क्या है, b is at rest। हमने कहा दो बॉडी हैं दोनों का मास सेम है m है, एक मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, दूसरी रेस्ट पर है, पर दोनों के लिए कंडीशन क्या होगा, बट बोथ हैव सेम इनर्शिया, पर दोनों का इनर्शिया सेम होगा। और सेम क्यों होगा बेटा, सेम इसलिए होगा बिकॉज इनर्शिया इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन मास, क्योंकि ये वो प्रॉपर्टी है जो मास पर डिपेंड करती है। और हमने यहाँ क्या कहा, बोथ हैव सेम मास। मीन्स इनर्शिया रेस्ट पर है या मोशन पे है या डायरेक्शन में है, ये तो होता है इनर्शिया डायरेक्शन, इनर्शिया रेस्ट, इनर्शिया मोशन, बट वो मोशन और रेस्ट पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है केवल और केवल मास पर। और अगर मास सेम है तो इनर्शिया सेम होगा, मास डिफरेंट है तो इनर्शिया डिफरेंट होगा। क्या बताया, इनर्शिया डिफरेंट होगा। तो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहली लॉ की, जो कि है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया को इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया और हम कह रहे हैं फोर्स भी आता है, तो जहाँ पर इनर्शिया के साथ फोर्स की कॉन्सेप्ट आएगा, इसको हमने न्यूटन ने पहली लॉ दी। क्या दी? अगर सिर्फ इनर्शिया की बात करता हूँ तो क्या है, ए बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ए बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी है या तो वो रेस्ट में ही बनी रहेगी या वो मोशन में ही बनी रहेगी, ये तो हुआ इनर्शिया। अब वो कब तक बनी रहेगी, वो होता है फोर्स का कॉन्सेप्ट। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मीन्स द फर्स्ट लॉ इज ए बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन
until and unless any external force does not applied on it, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा उसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया। means a body remains in its state of rest or motion। कोई भी बॉडी है जो अपने रेस्ट पर है या मोशन में है, साथ में मैं डायरेक्शन का भी लेता हूँ, अलोंग ए straight line unless any external force does not applied on it। जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, ये कहलाता है बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए अब ये एक्सटर्नल फोर्स वाली चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा। कैसे? मान लीजिए एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स यहाँ से लगाया, एक फोर्स यहाँ से लगाया, दोनों फोर्स F हैं, दोनों इक्वल हैं और दोनों अपोजिट हैं। एक बॉडी है, इसके ऊपर दो साइड से फोर्स लगा दिया, इक्वल और अपोजिट। तो क्या इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? बॉडी पे फोर्स तो लग रहा है, बाहर से लग रहा है, पर नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स देखिए बेटा, इसने इसको कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स हो गया क्या? 0। क्योंकि फोर्स तो लग रहे थे लेकिन टोटल नेट फोर्स कितना हुआ? 0 हुआ, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो जो हमने पढ़ा एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट अप्लाइड ऑन इट, तो वो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये नहीं है फोर्स तो अप्लाई हो रहे हैं बहुत सारे, लेकिन नेट फोर्स इफेक्ट उसका 0 है। यहाँ पर इफेक्ट क्या है कि उस पर नेट इफेक्ट आना चाहिए, नेट फोर्स लगना चाहिए। दोनों, तीनों, चारों जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनकी नेट वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अगर नेट वैल्यू 0 है तो बॉडी के रेस्ट में या बॉडी के मोशन में या बॉडी के एक्सेलरेशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। मैं कहता हूँ इफ नेट फोर्स इज 0, इसका मतलब नो चेंज इन मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। कब आएगा चेंज? जब इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा हो। चलिए अब बात करते हैं, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लेकिन इनर्शिया है कितने तरह का, यानी इसका कितने टाइप्स ऑफ इनर्शिया है। तो अब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया की, छोटा सा पॉइंट है। देखिए बार बार हमने क्या बोला? मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन। इसका मतलब इनर्शिया भी 3 तरह का होता है। There are 3 types of inertia. Number 1 inertia of rest, number 2 inertia of motion, number 3 inertia of direction. पहली चीज क्या? inertia of rest। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अब inertia of rest की। एक छोटा सा एग्जांपल, पहले थोड़ा सा एग्जांपल बात करते हैं। एक बस खड़ी है, देखो भाई एग्जांपल दे रहा हूँ, करके मत देखना, करके देखोगे तो बाद में जो होगा मुझसे मत कहना। एक बस खड़ी है, बस के शीशे पर हमने पत्थर फेंक के मारा, समझ गए ना? करके नहीं देखना। मैंने एक बस खड़ी है, बस के शीशे पर ग्लास पे एक स्टोन पत्थर फेंक के मारा। जब पत्थर फेंक के मारा तो आप लोगों ने कभी देखा होगा उसके ऊपर कुछ इस तरह से क्रैक आ जाएंगे और बीच में से टूट गया, यही होगा ना? बस खड़ी है, बस के शीशे पर पत्थर खूब ताकत से फेंक के मार लो, कितनी स्पीड से मार लो, कितनी ही मैक्सिमम वेलोसिटी दे के मार लो,
कंडीशन यही आएगी, बीच में से टूट जाएगा और साइड से क्रैक आ जाएंगे। क्यों आएंगे क्रैक्स? वो इसलिए आएंगे क्योंकि टाइम के साथ आपने जो पत्थर फेंका, पत्थर में एनर्जी थी, एनर्जी ने वो स्टोन ने अपनी एनर्जी गिलास को दी, गिलास से एनर्जी टकराने के बाद कुछ हिस्सा तो टूट गया और टाइम के साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ जिसके कारण क्रैक आ गए। अब अगला एग्जांपल करते हैं, वो कर नहीं पाओगे क्योंकि उसमें मैं बुलेट की बात कर रहा हूँ, गोली की बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई बस दोबारा है, उसका शीशा है, नया शीशा है, बढ़िया। अब हमने क्या किया, बुलेट दे मारी, उसमें गोली मारी। जब गोली मारते हैं तो क्या होता है, अब की बार ये सिचुएशन नहीं आती, अब की बार जहाँ गोली लगती है उस जगह पर सिंपली एक होल हो जाता है इस तरह का। यानी अगर गोली मारी गई, बुलेट मारी गई पिस्टल से तो ये कंडीशन आएगी, और पत्थर फेंक के मारा गया तो ये कंडीशन आएगी। ये एग्जांपल हो रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। कैसे? जो पार्टिकल थे वो सारे थे रेस्ट में, ग्लास के सारे पार्टिकल रेस्ट में थे। जब पत्थर फेंक के मारा गया, टाइम के साथ एनर्जी इनके अंदर गई और धीरे धीरे करके वो मोशन में आए तो क्रैक बनता चला गया। यहां क्या हुआ, बुलेट की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज थी कि जो पार्टिकल बुलेट के कांटेक्ट में आए वहां से होल हो गया मिरर में, बाकी पार्टिकल रेस्ट के रेस्ट में रह गए, उन्हें पता भी नहीं चला क्या हुआ, वो रेस्ट में ही रह गए, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे होल रह गया। मीन्स जो पार्टिकल रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रह गया। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फोर्स तो लगा ही था, लगा कहाँ था? सिर्फ उस हिस्से पर जहाँ पर वो बुलेट थी। एक एग्जाम्पल हुआ ये। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए, कि आप बस में बैठे हुए हैं, फिर से बस की बात कर रहा हूँ, बस में बैठे हुए हैं एक सीट पे और सडनली बस आगे चल दी। ड्राइवर ने अचानक गियर डाला और सडनली आगे बढ़ा दी, थोड़ी स्पीड से बढ़ाई। क्या होगा? हम ऐसे बैठे हैं, सडनली आगे बढ़ते ही हम पीछे हो जाएंगे। जैसे ही हम पीछे के होंगे, यानी ये कंडीशन है, आगे होते ही हम पीछे होंगे, हमारा ऊपर का हिस्सा पीछे आएगा। तो पीछे क्यों गया? क्योंकि हमारी बॉडी इनर्शिया के कारण रेस्ट पे थी। जब हम बस में बैठे तो हमारा जो ऊपर की स्टेट है ये फ्री स्टेट है, और जो पैर हैं हमारे वो कांटेक्ट में हैं बस के फ्लोर के साथ। तो जैसे ही बस चली, बस के चलते के साथ क्या हुआ, पैर हमारे बस के कांटेक्ट में, वो मूव कर गए। पैर मूव करेंगे लेकिन ऊपर की बॉडी इनर्शिया के कारण रेस्ट में बनी हुई है, और रेस्ट में बनी हुई है तो क्या होगा, वो पीछे की ओर मूव करेगी। तो कंडीशन क्या आई बेटा? कंडीशन ये आई कि बॉडी रेस्ट पर रही ऊपर की, तो इसलिए हम पीछे गिर पड़े। तो बॉडी रेस्ट पर क्यों रही? क्योंकि ऊपर तो कोई फोर्स लगा नहीं, सिर्फ नीचे नीचे फोर्स लगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने लिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? A body cannot change its state of rest until and unless any external force does not applied on it. Inertia of rest means कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को, रेस्ट की स्टेट को चेंज करने में इनेबल है, वो बनाए रखती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। A body remains in its state of rest if या until and unless any external force does not applied on it, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। सेम स्टेट लेते हैं, अब तीसरा आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या होता है इनर्शिया ऑफ मोशन? इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है कि बॉडी मोशन में है और सडनली ब्रेक लगा दी है। आपने देखा होगा जैसे ही अचानक गाड़ी रुकती है तो हम आगे की ओर हो जाते हैं। ऐसे बैठे बैठे चल रहे हैं, 2-4 झपकी ली,
अचानक ब्रेक लगी, आगे गिर गए, हुआ, नींद नहीं आई है मुझे। तो जब हम आगे की ओर गिरे तो क्या हुआ, ये हुआ इनर्शिया ऑफ मोशन, कि बॉडी मोशन में थी, कब तक थी, जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसे रोकने के लिए ना लगाया जाए। तो उसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे कोई एथलीट है, दौड़ लगा रहा है, आप में से भी कुछ लोग हैं सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, शाम को भी लगाते हैं, दौड़ लगाई, दौड़ लगाई, लगाई और फिनिशिंग पॉइंट को यहाँ पर क्रॉस किया, यहाँ से आ रहे हैं दौड़ लगाते हुए, फिनिशिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो क्या होता है, फिनिशिंग पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, आए दौड़े, छू के बोले जीत गए जी, जीत गए, रुक गए। होता क्या है, हम दौड़ते आते हैं, दौड़ते आते हैं, दौड़ते आते हैं, इसको क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉस करते जाते हैं, फिर धीरे धीरे, सडनली नहीं रुका जाता, थोड़ा सा आगे तक जाते हैं, और जब सडनली नहीं रुक पाते, थोड़ा सा आगे जाते हैं, दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो हुआ क्या, ए बॉडी remains in its state of motion until and unless any external force does not applied on it. ये कहलाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। लास्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। डायरेक्शन का मीन्स अगर कोई बॉडी है वो अपनी डायरेक्शन में बनी रहना पसंद करती है, इसका कैसे पता चलेगा। एक पत्थर लीजिए, पत्थर लेकर उसे घुमाना शुरू कर दीजिए। कैसे, एक रस्सी में बांध के हमने घुमाया, जब तक ये पत्थर पकड़ रखा है तब तक वो पत्थर मेरे हाथ से घूमता रहेगा। जैसे ही मैं इसे छोड़ दूँ वो एक डायरेक्शन में चला जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। मीन्स वो प्रॉपर्टी थी उसकी कि वो जा रही थी, सीधे लेके जा रहा है उसको, स्ट्रेट लाइन में बनाए हुए हैं। वो घूम तो तब रहा है जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ तो घूमेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो स्ट्रेट चली जाएगी। एग्जाम्पल आप लोग देखते हो ड्रायर, वॉशिंग मशीन का ड्रायर, वो भी इसी पे बेस्ड है। तो दूसरी चीज़ कि अगर हम बैठे हुए हैं किसी व्हीकल के अंदर हैं, हमारी डायरेक्शन चेंज हुई, जिस डायरेक्शन में मुड़ी गाड़ी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम झुक जाते हैं। अगर गाड़ी लेफ़्ट में गई तो हम राइट में झुकेंगे, अगर गाड़ी राइट में गई तो हम लेफ़्ट में झुकेंगे। ये कंडीशन कब आती है, जब हम बात कर रहे हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आज का ये हमारा था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है ये, ए बॉडी moves in a straight line until and unless any external force does not applied on it. जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखना, इनर्शिया 3 तरह के, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। जो मेन चीज़ें थी, पॉइंट्स थे, वो बहुत सिंपल थे लेकिन ध्यान रखने वाले थे कि इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। दो बॉडी अगर सेम मास की हैं तो इनर्शिया सेम होगा, डिफरेंट मास की हैं तो इनर्शिया डिफरेंट होगा। इनर्शिया मास सेम हो और मोशन में हो और एक रेस्ट में हो तो भी इनर्शिया सेम होगा। मीन्स इनर्शिया इज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, नॉट डिपेंड ऑन रेस्ट, डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मास। तो अगर ये मास पे डिपेंड कर रहा है तो इनर्शिया क्या है, एक वो क्वांटिटी है, वो प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड करती है। और मास कांस्टेंट है तो इनर्शिया कांस्टेंट है। मास सेम है दो बॉडीज़ का तो इनर्शिया भी सेम होगा। नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। उससे पहले डिस्कस करना क्या पड़ेगा हमें, मोमेंटम। मींस अगला लॉ जो है वो बेस है लॉ ऑफ मोमेंटम, नाम सुना होगा लॉ ऑफ मोमेंटम। तो बी रेडी, थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा जिससे समझ में और अच्छा आता है। ऑल द बेस्ट।